बार फिर आप सबका स्वागत है कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ आपके साथ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और राहुल महाजन जी हैं। महंगाई के फ्रंट पर एक और झटका। कल आधी रात से पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। 5 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दूसरी बढ़ोतरी है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। 15 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। अब एक बार फिर इनकी दाम बढ़ा दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि अब भी पेट्रोल डीजल और एलपीजी का घाटा प्रतिदिन ऑयल गैस कंपनियों को 750 करोड़ रुपए का हो रहा है हर दिन का, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सरकार की तरफ से कोई बेल आउट पैकेज भी अभी तक प्रस्तावित नहीं है। ऐसे में कीमतें आगे भी बढ़ सकती हैं, इसके ऐसे भी कयास है और ये कीमतें बढ़ाना मजबूरी भी है। एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 4 रुपए बढ़ गए। अब इससे आगे जो असर पड़ेगा वो ओवरऑल महंगाई पर पड़ेगा। कमोडिटीज़ के दाम बढ़ेंगे, आने जाने यात्री किराए पर इसका असर पड़ेगा। सीएनजी पर भी इसकी मार पड़ी है। 15 मई को 2 रुपए प्रति किलो, 17 मई को सीएनजी 1 रुपया महंगा हुआ था, कुल मिलाकर 3 रुपए। आज राहुल गांधी रायबरेली गए हुए थे तो वहां उन्होंने बात की 2 जगह, एक बार जब वो मीडिया से गाड़ी में चलते हुए बात कर रहे थे और एक बार मंच से जब बोल रहे थे। दोनों बार उन्होंने बात महंगाई की। उन्होंने कहा कि मैं महीनों से ये कह रहा हूं कि महंगाई की सुनामी आएगी, लेकिन मेरी बात को सरकार ने हंसी में उड़ा दिया। महीनों से मैं कह रहा हूं कि आर्थिक तूफान आ रहा है, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि लोगों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, महंगाई आसमान की ओर जाएगी। और वो कहते हैं राहुल गांधी को कोई समझ नहीं। और हम उनसे आज भी कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, जनता की रक्षा कीजिए, किसानों की रक्षा कीजिए। उनको कुछ लेना देना नहीं। वो कभी हवाई जहाज में नॉर्वे चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। राहुल गांधी का खैर वो प्रधानमंत्री के खिलाफ ही बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप देश से तो कह रहे हो कि विदेश यात्रा मत करो और आप खुद विदेश यात्रा पे ही निकले हुए हैं और वहाँ से सारी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। वहाँ से आप आगाह कर बता रहे हैं कि बड़ी दिक्कत संकट जो है वो आने वाली है। लेकिन क्या ये सर ये अभी आगे और ये सिलसिला चलने वाला है? तो होगा ही ना। देखिए जिस तरह से वैश्विक स्थिति है ये तो आगे बढ़ेगा ही। लेकिन जब ये बात करते हैं ना हमारे को इतना घाटा हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर देखिए अगर 2015 से बात करें अब तक तो लगभग आपने 2.5-3 लाख करोड़ रुपया जो है आपको सिर्फ जो है डिविडेंड दिया गया है ऑयल कंपनीज ने। तो अगर घाटा हो भी रहा है तो क्या बात है। और आपने जो मतलब टैक्स से कमाया उस पे पेट्रोल डीजल पे, उसका क्या 40 लाख करोड़। तो आप 40-45 लाख करोड़। तो जब आपकी नीचे थी कीमतें तब तो आपने लोगों को जो है वो पास ऑन नहीं की, तब तो आपने कमाई की। आज अगर दिक्कत हो रही है तो आप कह रहे हो कि अच्छा लोग जो है वो भरें। ठीक है, लोग भरेंगे क्योंकि हमें भी पता है वैश्विक संकट है और लगातार सारे देशों के ऊपर है, भारत के ऊपर नहीं है। लोग साथ देंगे और देना भी चाहिए लोगों को देश में साथ। लेकिन ये बार बार कहना कि अच्छा ये हो गया, आप क्यों नहीं बताते कि आपकी जो रुपया है क्यों गिरता जा रहा है। आरबीआई ने इतने मतलब 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा मार्केट में जो है फ्लोट किए, तब भी आपका रुपया नहीं रुक रहा, लगातार गिरे जा रहा है। 96 से ऊपर चला गया, 96 के ऊपर चला गया। और आपने जब यही नहीं किया, आपने 880 टन सोना खरीदा इसको बचाने के लिए, तब भी नहीं हुआ। तब विदेशी मुद्रा याद नहीं आ रही थी। नहीं तो इसका क्या मतलब है? अब कोई प्रयास करना छोड़ दे सरकार? प्रयास करे, में अगर रुपया जा रहा है या प्रयास करे, प्रयास सफल भी होने चाहिए। कितने समय तक प्रयास करेंगे? और ये वाली जो बात है ऑयल कंपनियों वाली, ठीक है आप कह रहे हैं वो भी फैक्ट है, एक फैक्ट है उसमें। लेकिन ये एक्चुअली बहस कई बार होती है, जब भी ये बात आती है तो यही बहस होती है कि भाई वो पैसा जो है वो सरकार ने कोई अपने पास नहीं रखा, सरकार ने भी जनता के ऊपर खर्च किया है। अब आज किस चीज पे खर्च किया? आप सड़क बनाते हैं तो उस पर आप टैक्स नहीं लेते। ये आप सड़क बना रहे हैं तो उस पर तो आप टोल लेते हैं। नहीं, वो 2 अलग अलग चीजें सर। फिर से मैं बात कह रहा हूँ, एक तो मैं इससे सहमत हूँ कि अभी जो संकट चल रहा है उसमें पैसा बढ़ाएंगे और अभी जो एवरेज करीब 14 रुपए लीटर का नुकसान उठ रहा है तो उसको कैसे सरकार को मशीद करेगी। ये एक अलग फैक्ट्स की तरह से रखिए। तो ये चल रहा है, अभी 4 रुपए बढ़ाए हैं तो मुझे लगता है जो मैंने पहले भी कहा कि अब भी सरकार और बढ़ाएगी पैसा। संकट है, दूसरा चुनाव नहीं है तो इसकी संभावना है ही। ठीक है, लेकिन
ये बार बार कहना कि वो पैसा डेवलपमेंट में लगा दिया, ये गलत फैक्ट है। कंपनियों का पैसा फैक्ट उसमें नहीं लगाया गया। कैपेक्स अलग है, डिविडेंड सरकार को दिया, डिविडेंड सरकार को दिया, डिविडेंड अलग है, डिविडेंड अलग है, कैपेक्स अलग है, और सरकार का कंपनियों का मुनाफा अलग है। कंपनियों का मुनाफा एक बड़ी पॉलिटिकल खबर आ रही है, अभी हम आपको दिखा रहे थे कि परसों डायमंड हार्बर में बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पे उपचुनाव होना है। अब वहां जो टीएमसी का कैंडिडेट था जहांगीर खान, जिस पर आरोप लगे थे लोगों को धमकी देने के, मारपीट कराने के कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। फाल्टा सीट से जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है और वो वैसे भी कहीं देखने में कहीं मिल नहीं रहा है। उसके दफ्तर पर ताला लटका हुआ है। 21 मई को मतलब परसों फाल्टा सीट पर रीपोलिंग होने वाली थी, उससे पहले ये खबर आ रही है कि उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिया। अभी हम यही बात कर रहे थे कि अगर जिस व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने वोटर्स को डराया, धमकाया, मारा, पीटा, जिसके ऊपर आरोप है कि वहां पर ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, पोलिंग बूथ्स की सैंक्टिटी नहीं बरकरार रखी गई, ये सब उसके दबाव में हुआ, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? अब उस पर कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उसने अपनी उम्मीदवारी जरूर वापस ले ली। अभी यही चर्चा हो रही है। फर्क नहीं पड़ेगा ना, इलेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो उसमें वोटर लिस्ट में तो नाम रहेगा ही ना उसका, ईवीएम पर तो नाम जाहिर रहेगा। अब तो खैर हाँ, वो भी तो होता है ना, आप एक डेट तक ही तो नॉमिनेशन वापस लेने का नाम सब चीज हो गई है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे भी जिसके वजह से सब कुछ हुआ है, अगर वही सब चुनाव हो रहा है और काउंटरमेंट हुआ था तो दोबारा भी उस सारे पूरे प्रोसेस को शुरू किया जा सकता था कि कैंडिडेट्स अपना फाइल करें, दोबारा से करें। लेकिन ठीक है, अब जो है इसको एक मैसेज के तौर पे देखें कि ये बदलाव जो आप पूछ रहे थे या शुभेंदु जी पूछ रहे थे लोगों से कि बदला कि नहीं बदला, तो ये बदलने का ही एक नतीजे के तौर पे देखो। इलेक्शन के नाम पर मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, लेकिन ये तो हो जाएगा ना, मशीन पे भले फर्क न पड़े, नाम उनका रहे। हाँ। लेकिन जब टीएमसी का कोई अधिकृत प्रत्याशी ही नहीं होगा, हाँ, तो उसके बूथ एजेंट क्यों होंगे? और जब उसके बूथ एजेंट ही नहीं होंगे तो लोगों को बूथ तक अधिकृत उम्मीदवार क्यों नहीं होंगे? नहीं तो होगा ही ना। अब कहाँ होगा? ये टीएमसी का ही तो है, तो ऑफिशियली तो है ही ना। एक मिनट, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप इसको दूसरी तरह समझिए। वैसे व्यवहारिक तौर पर ठीक है, नाम भी है, प्रत्याशी भी है, पार्टी भी है, लेकिन जब कैंडिडेट ने कह दिया कि हम नहीं हैं, तो बस्ता कौन बांटेगा? बस्ता कोई, और इसको बस्ता तो सब जानते हैं, वो तो बस्ता तो कैंडिडेट ही बांटता है, बात ठीक है, वो नहीं बटेगा। और इसको हम यूं भी देख सकते हैं, जैसे सुनेत्रा पवार बारामती की सीट पर जीती, क्या उस तरह का कुछ परिणाम फाल्टा सीट पर आएगा? पवन यारा हमारे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं, कोलकाता से हमारे पवन यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ से हमारे साथ हैं, वो बताएंगे आपको। पवन, ये उम्मीदवारी वापस ली है, टेक्निकली क्या मतलब है इसका, जहांगीर खान का अपना नाम वापस लेने का? देखिए सौरभ जी, तकनीकी तौर पर देखा जाए तो जहांगीर खान के नाम वापस लेने के कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब एक बार आप नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं, चुनाव प्रचार कर देते हैं और ईवीएम पर आपका नाम आ जाता है तो उसका कोई मायने नहीं है। जहां तक पीछे हटने की बात है, तो आज इस वक्त हम फाल्टा में मौजूद हैं, जहां बीजेपी अपना रोड शो कर रही है, सीपीएम के कैंडिडेट अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं टीएमसी के कार्यालय पर ताला जड़ा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई थी। और जहांगीर खान को हमने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, उनका फोन स्विच ऑफ है। जहांगीर खान इस वक्त इस विधानसभा में मौजूद हैं या नहीं, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम उनके घर गए थे, वहां पर भी ताला लगा है, कार्यालय पर ताला, घर पर ताला, फोन स्विच ऑफ। अब ये लोग कह रहे हैं कि क्या जहांगीर खान पीछे हट गया है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आपको टीएमसी का कोई कार्यकर्ता इस उम्मीद में बाहर नहीं दिखाई दिया कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है, इसको इस तौर पर देखा जा रहा है कि जहांगीर खान पीछे हट गए हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो अब चुनाव होगा, बैलेट पेपर पर टीएमसी और जहांगीर खान का नाम होगा, जिस सीरियल नंबर पर पहले था वही होगा, और बीजेपी और सीपीएम और बाकी कैंडिडेट कांग्रेस के हैं उनका भी नाम होगा। तकनीकी तौर पर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अब स्पष्ट है कि जहांगीर खान जनता के बीच से गायब हैं, अपनी विधानसभा से गायब हैं, दफ्तर पर ताला जड़ा हुआ है और लोग इसको कह रहे हैं कि जहांगीर खान ने नाम वापस ले लिया। लेकिन 29 तारीख में और आज में आपको वहां फाल्टा की सड़कों पर क्या परिवर्तन दिख रहा है? सौरभ जी, अगर एक बार सवाल दोहरा पाए। कह रहा हूं आपको जिस दिन वहां पर वोट पड़ना था 29 तारीख को, जब इलेक्शन उसके बाद कैंसिल कर दिया गया यहां का, तब में और आज में आपको सड़क पर माहौल में क्या अंतर दिख रहा है?
सड़क के माहौल का अंतर मैं आपको सबसे पहले चौराहे की तस्वीर के साथ दिखा देता हूं। ये जरा देखिए, जितना बड़ा आपको ये बीजेपी का द्वार दिखाई दे रहा है, यहां भरी हुई जनता की बाइक्स दिखाई दे रहे हैं, जय श्री राम के नारे दिखाई दे रहे हैं, वो यहां नहीं था। आपको बताएं, हम चुनाव के दिन भी आए थे, तब यहां पर कोई भी बीजेपी का झंडा इस तरीके से नहीं होता था। बहुत सारे लोग यहां पहुंचे हुए हैं, जरा इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, 29 में और अब में क्या बदल गया? क्या बदल गया 29 में और अब तक का? आसमान जमीन का फर्क बदल गया है। कैसे? इस आसमान हो गया कि आसमान जमीन हो गया? आसमान जमीन हो गया है। कैसे? इसलिए जो हम लोग डर डर के रहते थे, डर के हमारे घर में छुप के रहते थे, आज मौका मिला है, हम लोग सामने आए हैं। 50 साल बाद हमारे बाबा काका बहुत पहले आजाद हुए थे, लेकिन हमारे जनरेशन 50 साल बाद आजाद हुआ है। ये झंडे, ये पोस्टर, ये बैनर था 29 को? 29 को कुछ नहीं था, सिर्फ जो आज देख रहे हैं उसका विपरीत उस वक्त था। टोटली टीएमसी, जहां देखिएगा टीएमसी, आज एक भी नजर नहीं आएगा टीएमसी। तो देखिए, ये जमीनी स्थिति है, यही है परिवर्तन, लोग कह रहे हैं, और बेहद ज्यादा चार्ज अप नजर आ रहे हैं। हम लगातार 2 घंटे से इन लोगों से बात कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया क्या है, महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैम, क्या बदल गया 29 तारीख में और आज में, क्या फर्क है? অনেকটাই পরিবর্তন আছে আর আমরা এই পরিবর্তনটাই আমরা চেয়েছিলাম। अच्छा, पहले क्या माहौल था? ভয় ছিল একটা, হ্যাঁ। किस चीज का भय था? সবকিছুর অনেক রকম হয়, তখন স্বাধীনতা ছিল না, এখন স্বাধীনতা পেয়েছি। আমরা তো স্বাধীনতা দেখিনি, এখন আমরা স্বাধীনতা দেখতে পেয়েছি চোখে। कह रहे कि हमने तो स्वाधीनता देखी नहीं, आजादी देखी नहीं, आज आजादी देख रहे দেখতে हैं। পেয়েছি। कैसी आजादी? এই যে আমরা তখন মুক্ত হ্যাঁ, মুক্ত হ্যাঁ, कैसी आजादी? মুক্ত হয়েছে आजादी বলতে को बताइए। মানে আমাদের সনাতন ধর্ম আমরা অনেক কিছু যেরকম ছিল, হ্যাঁ, মুখ ফুটে বলতে পারছি, আগে তেমন বলতে পারতাম না, এখন कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में मुख से बोल नहीं पाते थे, ऐसी आजादी। अब ये आजादी का मतलब नहीं बता पा रहे हैं। कुछ वक्त थ्रू हमने पहले किए थे, लोगों ने कहा कि सीधे तौर अभी पर महिलाओं को रेप, थोड़ा हमारे लिए भी बात करते रहिए पवन वहां आप लोगों से। डायमंड हार्बर मॉडल क्या है, कहा मर्डर। जरा मैं और लोगों से जरा बात करता हूं, बहुत से लोग जो यहाँ खड़े हैं, जरा उम्मीद करता हूं कोई हिंदी बोल दे। अम्मा, क्या बदल गया? বাংলা ছাড়া জানি আমি একটু একটু বাংলা জানি। আচ্ছা, क्या बदल गया আমরা- 29 में? হ্যাঁ, আমরা এতদিন খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম, কিন্তু আজকে দাদাকে পেয়ে সাহস পেয়েছি। দাদা আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছে। আমরা চাই এই हमें দাদা हमें खूब डर था, दादा ने अब हमें आजादी दे दी है। मैम, अगर आप हिंदी में बता पाए, डर क्या था? क्या डर था? बांग्ला बोलिए। আমি একটু একটু বাংলা জানি। क्या डर था? আমার দুটো ছেলে আজ বাড়ি ছাড়া 5 বছর, আমার সব জিনিসপত্র ক্ষতি করেছে, আজ দাদাই সব কিছু করেছে। আজকের এই দাদাকে आपके 2 बच्चों के साथ क्या हुआ? মারধর করে বাড়ি থেকে ঘর ছাড়া করেছে ওনার। माँ जी का 2 बेटा 5 साल तक घर चढ़ा, घर नहीं आ सकता है, इतना डर था। घर नहीं आ सकता है, इतना डर था फलता के मानुष में। বাড়ির সব अम्मा की आंखों में जरा देखिए, ये आंखें आपको पूरी हकीकत बता देंगी कि किस तरीके का डर था। भाषा का एक भेद है, लेकिन आंखें आज चेहरे पर सब बदल जाने के बाद भी वो खौफ नहीं है। 5 साल तक उनके 2 बच्चे फालता में वापस नहीं लौट पाए। बीजेपी के लिए काम करते थे इसलिए। ये जो महिलाएं कह रही हैं खौफ है, क्या खौफ था? মানুষকে ভোট দিতেই দিচ্ছে না, ভোটের মনে ক্যামেরা লাগানো আছে, মায়েদের ঘরে গিয়ে বলবে ঠেট দিয়ে আসবে, বলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও, নয় ডায়মন্ডে চলো, এরকম হুমকি দেয় আমাদেরকে। আমরা কি মানে কি ভয় মানে বেঁচে আছি আমরা, শুধু क्या धमकी मिलती थी? আমাদের পাড়ার নেতারা টিএমসিরা ধুমকে দেয়। नहीं 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 सभी बांग्ला जानते हैं। तो कुल मिलाकर भाषा यहाँ इंटीरियर है, सब बंगाली बोल रहे हैं। मैम ने कहा कि कैमरा लगा देते थे और दरवाजे पर ताला लगा देते थे कि वोट देने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह का था। महिलाएं भय को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही हैं, लेकिन भय मुक्त होके यहाँ चौराहे पे खड़े होके अब बोल पा रहे हैं। ये बदलाव हमने तब देखा था जब हम यहाँ वोटिंग से पहले आए थे और कोई भी समझ वाला पत्रकार ये दावा करता कि फालता में बीजेपी जीत पाएगी, नहीं हो सकता था। सब चुप थे, गुम थे, बोलने वाले सिर्फ टीएमसी के पक्ष में बोलते थे। और आज हमें कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जिसमें बहुत सी महिलाएं जोश में हैं, गुस्से में हैं और बहुत सी महिलाओं की आंखें नम हैं।
पवन, बड़ा साफ है अभी जो आपने अंतर दिखाया और जो लोगों ने जो बातें बताई हैं, और अब 4 मई के नतीजे, आज 19 मई में हम खड़े हैं। 15 दिन के अंदर यूं बदल गया पूरा समा, यूं पूरा माहौल बदल गया। बहुत शुक्रिया पवन आपका, प्रोफेसर साहब जो लोगों की बात सुन रहे थे। अब ये वही फाल्टा है जहां जहांगीर खान कह रहा था पुष्पा झुकेगा नहीं, गायब है, आज चुनाव से पीछे हट गया। ये तो आपकी कहानी कुर्सी में जो विजय जी खड़े हैं और इनके जैसे बौद्धिक गिरोह जो इस देश में ममता बनर्जी के लोकतंत्र को बहुत पवित्र मानती थी और उनको लगता था कि बहुत इलेक्शन कमीशन ने बहुत गंदा काम किया है, ये देखिए। और जब मैं इसी कहानी कुर्सी में कहता था सौरभ जी कि बंगाल में उसी प्रकार से होली और दिवाली की खुशी मिल रही है जैसे पूतना और कंस के वध के बाद हुआ था। ब्रज के अंदर और जैसे गोकुल और मथुरा में कंस हत्या के बाद, पूतना की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद जैसे लोग स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, बंगाल स्वतंत्र कभी नहीं हुआ था। ये बंकिम और विवेकानंद की धरती है, महर्षि अरविंद की धरती है। यहां पर इस्लामिस्ट, बर्बर, क्रूर ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही और टीएमसी खड़ी रही। इसलिए आज आप देख रहे हैं किस हालात में ये निकल करके आज कह रहे हैं। कहता थे हम इसी कहानी कुर्सी में कहते हैं अरे बंगाल में राम नहीं है, जय श्री राम के नारे कैसे लोग लगा रहे हैं। वहां देवी की उपासना होती है। राम तो रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले देवी की ही उपासना करती। शक्ति की उपासना तो हमेशा यहां पर हुई है, लेकिन लोग कहते थे कि देखिए नहीं आप बीजेपी इसलिए वहां पर इसलिए नहीं रीत पर पड़े। बंगाल की धरती फर्टाइल जमीन थी भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए। यदि वहां पर कोई डकैती और दस्यु और आतंक था तो सीपीएम का आतंक था। उसके बाद ममता बनर्जी, इसलिए मैं कहता हूं अभिषेक बनर्जी गुंडा है और ऐसे गुंडे को सही करने का सही वक्त आ गया है। बंगाल को उसको लगनी चाहिए वहां की खुशबू निकल कर। नाम लिया तो विजय जी कुछ कहना हो तो एक टिप्पणी जोड़ दूं। आपके एक बहुत बड़े एक वरिष्ठ दर्शक ने लखनऊ से मुझे बताया कि जरा कहानी कुर्सी से बता दीजिएगा, बड़े मंगल की पूजा, नवाब घराने, कोई नवाब की एक रानी थी, उनको पुत्र नहीं हो रहा था तो हनुमान जी की मूर्ति मिली और उनको पुत्र प्राप्ति हुई। उसी से अलीगंज के जो हनुमान मंदिर लखनऊ में हम दिखा रहे थे। वहीं से अखिलेश यादव ने बड़े हनुमान जी का दिन आज, तो वहीं से नवाब मैंने उस समय के नवाबी लखनऊ से मैं पीछे हट गया हूं। अब विजय जी नहीं, इसमें उनके लिए कोई बोलने की बात नहीं है। ये तो हम लोग, मैं तो बल्कि अभी भी बोला कि फाल्टा में जो हुआ था उसके लिए हमको, उसके लिए इंडिया टीवी ने जिस तरह से दिखाया था वो सब उस समय भी नजर आया था। और ऐसा उसी का जवाब, जैसे वो एक महिला बता रही थी कि 5 साल तक उसके 2 बच्चे घर नहीं आ पाए, उसका जवाब भी तो जनता ने दिया ना। पवन नारा के वीडियो को पूरे देश भर में चलाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये बंगाल था, ये बंगाल था। और अभिषेक के लिए भी हम लोगों ने कहा कि भाई यदि सरकार ये करेगी तो बेहतर बात है ना, जो गुंडे लोग हैं या जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बल्कि मैं यही कह रहा हूं कि ये मैसेजिंग के लिए नहीं हो 3 दिन के लिए। हम साल भर बाद भी देखें कि अभिषेक बनर्जी वहीं पर हैं या जो भी लोग हैं। अभिषेक बनर्जी से मेरा कोई वो नहीं है निजी दुश्मनी, जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई समझती है वो कार्रवाई करे। ये जो हो कि आज हम ये मैसेज दे देंगे, आज हंगामा हो जाएगा, आज अभिषेक को पकड़ लेंगे, गुंडागर्दी, उसको खत्म करे और बंगाल को एक नई, जिसके लिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि बदलाव के बाद प्रधानमंत्री ने जो की उस पर बात करनी चाहिए। ये दूसरी बात कह रहे हैं, मैं उसमें पर्सनल वो वाली बात नहीं, मुझे लगता है आपके लिए पर्सनली होंगे हनुमान ये कह रहे हैं ये वहां 15 साल से हो रहा था। वहां तो एक आदमी ने कहा 50 साल के बाद। बिल्कुल, हमारे बाबा दादा भी आज नहीं थे, हमें आज लेफ्ट से भी सरकार बदली इसीलिए। 34 साल तो था। इनका आरोप यह है या दुख यह है कि हमारे देश की सो कॉल्ड सेक्युलर ब्रिगेड ने, अवार्ड वापसी गैंग ने कभी क्यों उस बंगाल के लिए बात नहीं की उसमें जहां पर यह अत्याचार हो रहा था। नहीं, लोग डरे सहमे थे। ऐसा नहीं। अरे टीवी का एक घराना जिसमें से आप आते थे सर, जिस टीवी घराने से आप आते थे, उसी घराने में एक रिपोर्टिंग मैंने नहीं देखी है जहां पर बंगाल के उन कुकर्मियों के बारे में जिक्र किया जाता हो। कभी मैंने नहीं देखा कि सीपीएम के गुंडागर्दी पर देश बोलता है या नेशन वांट्स टू नो। कभी नहीं प्रणव राय के मैंने टेलीविजन डिबेट में देखा। आज आप थोड़े ज्यादा भावुक नहीं, भावुक नहीं है, क्योंकि मैंने सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, बेंगॉल्स नाइट विदाउट एंड।
और वो उसमें सारे ये दुष्कर्म, सारे कुकर्म, नहीं, इसको थोड़ा सा गुंडागर्दी, वो सारी चीजें आई करेक्ट थी। करने की जरूरत है। हाँ जी। कि जो लेफ्ट की गुंडागर्दी थी वो खत्म भी उसी वजह से हुई ना, कि उस समय जो भी मीडिया रहा होगा उन लोगों ने लेफ्ट के खिलाफ, ये आज बदलाव हुआ है तो पहले 15 साल पहले भी तो बदलाव हुआ था, और वो लेफ्ट की गुंडागर्दी थी। लेफ्ट की गुंडागर्दी, लेफ्ट के आतंक से निकल के ममता बनर्जी आई थी ना। कैसा हुआ था? आपके कहने से, मेरे कहने से हो गया था। वो उस गुंडागर्दी को बदलने का काम था, और वो काम भी बड़ा बदलाव हुआ था, वो इससे भी बड़ा बदलाव था। नहीं, आपको लेकिन बता ममता दें, बनर्जी तो इस पिछले 12 साल से ममता बनर्जी एंटी मोदी ब्रिगेड की राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी नेता थी कि नहीं थी? हाँ, तो वो सारे लोगों को नहीं दिख रहा था कि तो एंटी मोदी होना कोई अपराध है क्या? बंगाल में वो कैसा शासन चला रही हैं, हाँ, उसके तो बावजूद। हाँ, तो ठीक है ना, उसका जवाब जनता ने दे दिया ना, और 2 बार जवाब नहीं दिया। जनता को जब लगा कि अब हद हो गई है तो और मैं बार बार ये कह रहा था कि जब जनता बदलाव चाहेगी तो बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। उसमें सेफोलॉजी और वो काम में नहीं आती। अभी एक और बात, 2021 में भी जनता जवाब दे देती यदि इलेक्शन कमीशन इस प्रकार से चुनाव करवा रहा होता तो। यदि गुंडागर्दी उस समय रोक दी गई होती तो चुनाव देखिए, हम लोग बेवजह व्यक्ति और उन सब पर चले जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मूल बात क्या है, आप सोचिए कि जिसके लिए इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रशंसा होनी चाहिए, उसका नाम लेने में अभी भी जुबान जलती है। आप जरा इसको समझिए। जिस देश में एक राज्य में होने वाली हिंसा को इसलिए दिल्ली का मीडिया नहीं चर्चा करेगा कि चर्चा करेगा तो अरे ये मोदी विरोधी होने का मसला नहीं, वो मोदी से लड़ रही है इसलिए उसके अपराध, उसके कुकर्म, उसके पाप कर्म वो छिपा लो। आप इसको थोड़ा सा फ्लिप साइड करके दे। ये मोदी का विरोध कोई करे, मोदी को आप खूब करिए। लोकतंत्र में मोदी विरोध क्या, कोई मोदी कोई ऐसा थोड़ी, कोई भी हजार अमर होके नहीं आया। लेकिन जिस तरह से बंगाल के लोगों के ऊपर अत्याचार होते रहे, और अत्याचार का लेवल जरा कल्पना कीजिए। हम कभी सुनते हैं वो कौन सी लालू जी के राज की कहानियां सुनते हैं, हम सुनते हैं कोई आईएएस अफसर था, उसकी महिला को क्या है, उसके महिलाओं को कैसे उठा लेते थे, या क्या क्या कहानियां होती हैं। लेकिन आज जरा सोचिए, वो शेख शाहजहां जब बात होती तब भी हम टीवी की बहस में, अखबारों के ऑपेड पर और जाने क्या क्या लोग क्या करते थे, ममता जी की योजनाओं के दूसरे पक्ष बताने लगते थे। वो बताने लगते थे कि नहीं 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 नहीं, ये बंगाल जो है ना वो अलग सोचता है, ये आप लोग यहां राम लेके आते हैं। जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है वो टीवी पर कहते रहे आप जानते नहीं है, कहां यहां जय श्री राम चलेगा, ये वो लोग कहते थे। आज भी कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में और सब जगह पत्रिकाओं में, इंडियन डेमोक्रेसी इन फ्री फॉल। बंगाल के नतीजे यही कह रहा हूं, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि इलेक्शन का नतीजा है, उसको हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही बौद्धिक गिरोहों ने बदनाम किया या नापसंद हो, बदनाम इसको है ना इस तरह से। सर, मैं आपकी भावना के साथ हूं, लेकिन आप थोड़ा सा आज गुस्से में आ गए। मैं ये कह रहा हूं, मैं उसको थोड़ा सा शांत मन से बात करें। आपका आरोप उस पर बहस होनी चाहिए। मैं इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में भी मैंने यही देखा है। ममता जी के राज के दुष्कर्म इसीलिए ना बताए गए, ना गिनाए गए, ना याद सिर्फ ममता नहीं, कम्युनिस्ट से शुरू, कम्युनिस्ट से। ये बौद्धिक बेईमानी नहीं है क्या, ये कह रहे हैं? देखिए, सत्ता के अहंकार में अगर आप जो है वो इस तरह की घटनाएं को अंजाम देंगे, आप करप्शन करेंगे, आप हिंसा करेंगे, लोगों को डराएंगे, तो लोग जवाब देते हैं। 1 साल नहीं दे, 2 साल नहीं दे, 10 साल नहीं दे, लेकिन लोग जवाब देते हैं। ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में वो बौद्धिक वर्ग ने, उसने कभी कुछ क्यों नहीं किया? मीडिया के एक सेक्शन ने कभी इस पर कोई बात नहीं कही। अगर मीडिया की ही बात कर लें, अब मीडिया की ही बात कर लें, फिर मणिपुर की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल कीजिए, ठीक है। फिर बात दिनेश लोधी की भी कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मणिपुर पर डिबेट पूरा हो जाना चाहिए। सारी चीजों पर बात होनी चाहिए कि मणिपुर में क्यों आतंक हुआ है, फिर सब चीजों पर बात, मणिपुर पे बात करना चाहते हैं। क्यों रोक नहीं पाए आप उसको? क्यों देश का हिस्सा नहीं है, क्यों नहीं रोक पाए? चाहेगा कि वहां पे आप गए नहीं और वहां पे क्यों नहीं रोका आपने? कोई क्यों बोलना चाहेगा? सिर्फ पश्चिम बंगाल की क्यों बात करें? पश्चिम बंगाल अगर खराब था लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, तो लोगों ने उसको ठीक किया है, उसको हटा दिया, बहुत अच्छा किया। सर, अगर लेफ्ट को हटाया वो भी बहुत अच्छा किया। और अब जो बात है, नहीं देखिए, अब मेरे को बात कर लीजिए, अब उसके बाद बात करिएगा फिर, है ना? आपने कहा, मैंने उसको सुना, अब आप मेरी बात करिए। करना चाहते देखिए, बात अगर होगी, एक सेकंड, वो जिस जहांगीर खान पर हमने ये बात शुरू की थी उसका रिएक्शन आ रहा है, सुनते हैं। সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতার উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে, সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম।
আমি কন্টেস্ট থেকে নিজেকে দূরে সরে নিলাম ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে, ফলতার সাধারণ মানুষের স্বার্থে, যেহেতু আমি ফলতার ভূমিপুত্র, তাই নিজেকে আমি কন্টেস্ট থেকে দূরে সরে নিলাম। আপনি তৃণমূল প্রার্থী, এটা কি আপনি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে নিচ্ছেন নাকি দল আপনাকে নিজেকে ভোট থেকে সরিয়ে যেতে বললো? আপনার সিদ্ধান্তটা কার? এই যে ভোটের দুদিন আগে আপনি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন ভোট থেকে, এটা কি নিশ্চিত হার জেনে বা কি কারণে? আমি এর আগে অনেক প্রশ্ন করেছেন, উত্তর দিয়েছি। এর আগেও আমরা অনেক প্রশ্ন করেছি, উত্তর দিয়েছি। আজকে আমি যেটা আমার বলার ছিল সেটাই বললাম। আমি এই মানে কন্টেস্ট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম ফলতার মানুষের স্বার্থে, ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে, ফলতার শান্তি রক্ষার স্বার্থে। আমার একটাই প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে 29 তারিখ ভোটে যে ঘটনাগুলো ঘটলো, টেপ লাগানো বিরোধী প্রার্থীর ক্ষেত্রে, কোথাও আতর লাগানো, এটা আপনি কেন করতে বললেন বা কেন করালেন যদি জিজ্ঞেস করি আপনাকে? মানে 29 তারিখ এই রিপোল হলো তো একমাত্র ভোট অবাধ হয়নি বলেই, কমিশন তো একাধিক প্রমাণ পেয়েছিল, তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি এটা কেন করিয়েছিলেন বা কার নির্দেশে করিয়েছিলেন? আমি এর আগে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, 29 তারিখে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। আমি আজকের যেটা আমার বলার ছিল যে আমি ফলতার মানুষের স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে, শান্তির স্বার্থে, সুস্থতার স্বার্থে, সোনার ফলতা গড়ার স্বার্থে আমি 21শে মে ইলেকশন থেকে নিজেকে কন্টেস্টে সরিয়ে নিই। গত 29 তারিখে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি বলবেন? যে ঘটনা ঘটলো, মানুষ ভোট দিতে। ये है जहांगीर खान जो कह रहा था पुष्पा झुकेगा नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं रीपोलिंग से दूरी बना रहा हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं, और ये इनके दफ्तर पर ताला भी लगा हुआ है। ये उम्मीदवार थे, ऑफिशियल कैंडिडेट थे तृणमूल कांग्रेस के, अभी भी हैं, ईवीएम पर इनका नाम अभी भी जाएगा, लेकिन ना ये प्रचार में है ना अब ये उम्मीदवारी में है। अभी फिलहाल तो इनकी भाषा से ऐसा ही लग रहा है। चलें, इस पर काफी बात हमारी हुई।